नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राज माहुर और आप देख रहे हैं सिनेमा दर्शन। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं दीपक गोला जी, उन्हें आप सब टीवी के अलग-अलग शोज में आपने उन्हें देखा होगा। जो उन्हें ज्यादा प्रसिद्धि मिली वो तारक मेहता के उल्टा चश्मा से मिली। चलो चलो, छोड़ छोड़ मेरे बाबूजी को, छोड़ छोड़। अरे शर्म कर, 10,000 के लिए किसी को भी अपना बाबूजी बना लेता है। ये मेरे बाबूजी हैं। चलो बाबूजी। अरे ये मेरे बाबूजी हैं। जो अलग-अलग एपिसोड में उन्होंने अलग-अलग यादगार किरदार निभाए हैं। तो दीपक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू राज भाई, जो आपने मुझे दिया है इतना प्यार, जो आपने दिया है मुझे इतना प्यार, जो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो मेरे यार। आपने पिछले 4 महीने से बिल नहीं भरा? कल भर देंगे। नहीं सर, भरना तो आज ही पड़ेगा। क्योंकि आपकी किस्मत आपके पैरों में है। जरा नीचे देखिए। तो दीपक जी, जैसे कि आपका नाम है दीपक, तो आप बिल्कुल अपने नाम के साथ न्याय करते हैं। आपका काम है रोशनी बिखेरना, तो आपसे बात करके लग रहा है कि आप बिल्कुल उसी खुशमिजाज टाइप के हैं। दीपक जी, एक होता है ना कि एक एक्टिंग का जो कीड़ा होता है जो आपको काट लेता है, फिर आपको कुछ और नजर नहीं आता। तो आपको कब पता चला कि आपको एक्टिंग के कीड़े ने काट लिया है? मीन्स आपकी शुरुआत कब से हुई थी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरे को कीड़ा बचपन से काटा था। मेरे को कीड़ा बचपन से काटा था, बस घर वालों की वजह से ये मुझे नहीं चाटा था, क्योंकि ये कीड़ा मेरे बचपन से था। और कुछ लोगों का मतलब लोग जैसे मैं कहीं सीखने गया तो वहां पर उन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, हम मेरा चेला मुझे कार से लेकर आता है और मैं तो मैंने कहा सर मैं साइकिल से चलता हूँ, मैं वो भी दूसरे को पीछे नहीं बिठाता। तो उस तरीके से मुझे अंदर से लगा कि नहीं यार, ये इन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। टीवी पर मैंने इन्हें नहीं देखा और वो लोग ऊपर हैं और उनके लिए मतलब हाथ जोड़कर मैं उनसे माफी चाहता हूँ कि कुछ गलत बोलूं तो। और मैंने उन्हें कभी टीवी पर नहीं देखा, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि इन्होंने मुझे सिखाया नहीं तो मैं ये कोशिश करूं कि कम से कम मैं टीवी पर आऊं। जब मैं टीवी पर आने लगा, मेरा पहला शो था लागी तुझे लगन नपूशा वाला, जहाँ मेरा एक कंटिन्यूटी, एक हवलदार कदम के नाम से मेरी एंट्री हुई। साहब, जाने से पहले एक बार आई से मिल लो। चल चल, मिलने का टाइम खत्म हो गया। एक कदम। और उसके बाद जो मेरा नाम लोगों ने जाना कि मेरा नाम है, जो प्रॉपर लोग जानते हैं 8 और 8 16, माय नेम इज दीपक गोला। तो इस तरीके से और बताएं। तो दीपक जी, जैसे कि आपका इतना खुश मिजाज है कि आप हर बात पर शायरी कर रहे हैं, तो दीपक जी को वो डर रहता है ना कि जैसे आप एक्टिंग सीख रहे हैं, हम माया नगरी में जा रहे हैं, बॉलीवुड में जा रहे हैं, तो पता नहीं हमें वहाँ काम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपका ये डर कब दूर हुआ? मीन्स आपको पहला ब्रेक कैसे और कितने स्ट्रगल करने के बाद मिला? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। पूरे परिवार का प्यार और उनकी दुआओं का असर था कि मैं शादी करने के बाद मैंने एंट्री मारी मुंबई में, और मुझे 3 महीने के बाद ही मुझे पहला शो मिल गया था कलर्स का, जो बालिका वधू के बाद सेकंड नंबर पे था। और उसकी टीआरपी इतनी थी, जब हमें पहला चेक मिला तो हमें इतनी बड़ी डेयरी मिल्क की चॉकलेट मिली थी, हमने पहले नहीं खाई थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं क्लियर बोलता हूँ। और जब हमें चॉकलेट मिली और दोबारा हमें जो 1 महीने के बाद चेक मिलने वाला था, जब हम चेक लेने द्वारा गए तो उन्होंने हमें आदर सत्कार के साथ, अरे आइए हवलदार कदम जी कैसे हैं आप, और सर बैठिए, बिठाया, सब कुछ किया। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हमारे हाथ में चेक थमा दिया और फिर हम उनकी सूरत देखने लगे, क्योंकि उन्होंने हमें पिछली बार चॉकलेट दी थी। हमने कहा इस बार भी चॉकलेट मिलेगी, तो उन्होंने बोला ये खुशी थी, कोई प्रोडक्शन किसी को चॉकलेट नहीं देता या मिठाई नहीं देता, लेकिन हम जो आप लोगों की वजह से आप में एंट्री की, आप लोगों ने, और शो बहुत हाई लेवल पर गया तो उसकी वजह से किया था। तो ऐसी जानकारी। तो आपने ऐसे बताया कि शादी के बाद आप मुंबई आए थे, तो कहते हैं ना लेडी लक हो, मुझे लगता है आपके साथ लेडी लक लगा। पहली बार सैलरी मिली तो वो जो खुशी थी उसके बारे में आप बताइए, वो कितनी खुशी हुई आपको? वो खुशी का कोई पिटारा नहीं है, वो खुशी का कोई पिटारा नहीं है, और दिल चीर के दिखा देता, क्योंकि दिल अलग नहीं ना, उसका कोई सहारा नहीं है। तो उस खुशी का मैं पैमाना क्या बताऊं, उस खुशी का मैं पैमाना क्या बताऊं, दिल चीर के दिखा देता यार, मैं दिल कैसे चीर के दिखाऊं। तो दीपक जी, जो आपसे बात करते होंगे, आपके साथ के जितने दोस्त वगैरह होंगे, कभी वो बोर तो होते नहीं होंगे, जो आपका मिजाज इतना अच्छा है? नहीं, मैं बताऊं, मैं जो मेरे घर से है थोड़ा सा ये है कि मेरे फादर्स हैं, उन्होंने मजदूरी करके हम लोगों को पाला
वाला है, तो मतलब हमारे यार दोस्त ज्यादा नहीं है, क्योंकि लेकिन यार दोस्त इसलिए भी ज्यादा नहीं है क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं रहता है। और इससे आप भी अंदाजा लगा चुके होंगे कि इस तरीके से और काफी लोग हैं। अभी आपको मैं कहूंगा एक दो न्यूज पेपर वाले हैं, वो मैं हाथ जोड़ के उनसे भी माफी मांगता हूँ आपके चैनल पर, कि उन्होंने भी बोला है कि दीपक जी एक दिन दो, हम आप बैठकर आपका इंटरव्यू करते हैं। लेकिन मेरे फादर चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं, और अभी कोरोना के टाइम पे मैंने अपने बड़े भाई को खोया है, तो अभी वो मना करते हैं कि मुंबई नहीं जाना, बेशक हमें कुछ बेच के खाना पड़े, पर अब साथ में रहना, अब मुंबई नहीं जाना। तो मैं अभी लास्ट टाइम पे ही लखनऊ शूट करके आया हूँ एक भोजपुरी फिल्म में, माही। और ऑफर तो मेरे पास माता रानी की दुआ से, क्योंकि अभी मैंने बनाया था अपना, कि लोगों ने मुझे जाना कि मैं कॉमेडी कलाकार हूँ, और इतने शो कर चुका हूँ मैं, 300 साढ़े 300 सीरियल और फिल्म ऐड सब किया है। तो मतलब मुझे कभी ये भी नहीं लगेगा अगर मैं नहीं भी जाऊंगा कि मैंने कुछ किया नहीं। लेकिन एक दर्द हमेशा रहता है कि वहाँ जो खुशी मिलती है, 4 लोग मेरे लिए खड़े रहते थे, आज मैं उनके लिए अपनी पापा की शॉप पे खड़ा रहूंगा कि भाई आइए कुछ। दीपक जी, ये जो अपने कोरोना का जो बात बताई कोरोना की, तो सबके लिए एक थोड़ा भयंकर वाला समय था, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत। सब कुछ ठीक होगा। हम सब दोबारा इससे निकल कर आएंगे और सब कुछ अच्छे से दोबारा हो जाएगा। तो जैसा दीपक जी आपको बिल्कुल। पहला जो ब्रेक मिल गया था, जैसा आपने पहला सीरियल में काम कर लिया, उसके बाद फिर आपको दोबारा रिपीट होने के लिए आपको फिर से ऑडिशन या फिर लुक टेस्ट देने पड़े, या फिर आपके काम से ही काम मिलता रहा आपको? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात थी कि लोग शो देख रहे थे, लोगों को पता चल रहा था कि कोई हवलदार कदम है, लोग पहचान रहे थे। पर सबसे बड़ी कमी क्या थी कि मेरे ऑडिशन पहले नहीं थे, मैंने ज्यादा जगह ऑडिशन नहीं दिए थे। मैं जिन ऑफिसों में जाता था, मैं काला पीला सा बंदा हूँ, तो लोग मुझे पहचान नहीं पाते थे कि ये हवलदार कदम है। उनको लगता था कि ये चक्कर मार रहा है, ये वो कोई स्टार आदमी है, और ये वो नहीं है। तो लोगों को पता नहीं था कि मैं वही हूँ जो आप आज आपके ऑफिस में चक्कर मार रहा हूँ, और मेरा शो इतना बड़ा चल रहा है। मेरे को टाइम नहीं मिलता था। और सबसे बड़ी बात, जो वहां पर लोग थे हमारे साथी कलाकार, तो आपको पता है कि नए कलाकार जैसे नए लोग होते हैं, उनसे बात करने में थोड़ी सी पुराने लोगों को इज्जत रहती है, क्योंकि सबको पता है कि ये सारी चीजें वही निकालेगा जिस गड्ढे में से हम निकल कर आए, कि हमें उसका पता दो, उसका एड्रेस दो, उसका फोन नंबर दो। तो वो रहता है अंदर से, तो वही रहता है। उन लोगों को ये नहीं पता था, मैं उनके साथ में जाकर बैठता था कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन जब और वो मैं उनसे पूछता था, भैया ऑडिशन कहाँ है? अरे यार हम तुम्हें ही बताते रहेंगे क्या, ऐसे ही बताते रहेंगे क्या, चुप बैठो, चुपचाप बैठो। तो ऐसा भी झेलना पड़ा। दीपक जी, जैसे तो कि हाँ आपने जी। शुरुआत की थी उससे, हवलदार कदम से, जो आपका इतना फेमस हुआ था कैरेक्टर, तो जी। तब से तक आपको कितना समय हो गया इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में मेरे को करीब 12 साल हो गए। हाँ जैसा कि जी। आपने अभी बताया था कि आप जैसे मुंबई आ गए तो आपको 2-3 महीने में काम मिल गया था। तो एक हम इसमें बॉलीवुड में ज्यादातर सुनते हैं नेपोटिज्म के बारे में, जो सुशांत सिंह राजपूत के बाद कुछ ज्यादा ही हद तक बढ़ गया था। तो क्या टीवी में भी ऐसा कुछ होता है? मैं बताऊं, फिल्मों की आप बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए फिल्म बनाऊंगा, मान लीजिए मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं अपने पहचान वालों को काम दूंगा। और सीरियल्स में क्या है, सीरियल्स में आपका ऑडिशन या कुछ भी चैनल में जाता है, आप जल्दी सीरियल में काम नहीं कर सकते, आपके लुक के और एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात है कि आपने जो बोला जिस बारे में, तो मैं यही कहूंगा कि जो बड़े कलाकार हैं आपको काम नहीं करने, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका छोटा सा डायलॉग है तो आपको करने नहीं देंगे। जैसे मैंने शाहरुख खान के साथ मैंने 2014 अवार्ड शो किया था, तो उन्होंने भी, जब मैं स्टाइल मार के साइकिल से उतरा, लात मारी स्टैंड में और स्टाइल से बैक शाहरुख खान की स्टाइल में ही गया, तो उन्होंने मुझे ताड़ लिया। क्योंकि आपके 50 कैमरे लगे रहते हैं कम से कम वहां पर अवार्ड शो में, जो आपको सारी जगह से कवरेज करते हैं। तो उनको लगा कि ये सारे कम कैमरे इस पर एंगल हो जाएंगे, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि आप इस तरीके से मत कीजिएगा। उन्होंने साइकिल लेकर माइक मुझे पकड़ा दिया, रिहर्सल चल रहा था, और बोला ऐसे करना है। लेकिन अपना भी स्टाइल है भाई, थिएटर किया या जो भी किया, हमें जो अच्छा लगता है हम रिहर्सल में मान लेते हैं, और जब लाइव शो होता है जो करना है वो करते तो में से हैं। ये तो जो हम, बड़े एक्टर्स होते हैं आपको आगे नहीं आने देते हैं? जो मैं आपके इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, अगर जो मेरे प्रोडक्शन वाले और लोग सुनेंगे ना, वो भी मुझे काम देने से मना करेंगे कि ये बदनाम करता है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपका काम ही इतना अच्छा है कि आपके काम से आपको काम मिलता रहेगा और आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और ये देखिए, काम की तो बात ये है कि आप भाई लोगों के दुआ से और माता रानी की दुआ से बहुत काम आता है कॉमेडी के लिए, क्योंकि लोगों ने अब जाना है। और सोचिए, लोगों को यूट्यूब पे पैसा नहीं आता, मेरे को मेरा खुद का चैनल है, खुद का नहीं आता,
और लेकिन दूसरे यूट्यूब वाले मुझे पैसे दे के बुलाते हैं, लेकिन मैं जाता हूँ क्योंकि मेरे फादर चाहते हैं कि मैं अब उनके पास से कहीं इधर उधर ना जाऊं, इसलिए। और उन सभी लोगों से माफी चाहता हूँ कि जो लोग मुझे बुलाते हैं और मैं नहीं जाता। दीपक जी, आपका जो सरनेम है गोला, वो क्या आपके इस मिजाज की वजह से आपको मिला है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, या फिर शुरुआत से ही आपका सरनेम यही है? नहीं, मेरा सरनेम यही है। मैं जो प्रजापति हूँ, और गोला जैसे गोत्र होता है उस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये मेरी पहचान बन गया क्योंकि मेरा जो है एक मैं बचपन से ही बोलता था, और काफी सीरियल्स में दिया मैंने। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से लेकर त्रिदेवियां, एक रिश्ता साझेदारी का कंटिन्यूटी शो था मेरा, सब में मैंने नाम दिया अपना। जैसे मेरा और एक शो आया था स्टार प्लस का था बालाजी का, जब मैंने ये अपना पूरा डायलॉग बोला था कि जब मैं माई तो शो नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ एक मिला था कि हनुमान जी की सेना में आप हनुमान, तो मुझे हनुमान बनाया गया था। तो रावण और हम रिहर्सल कर रहे थे, उसमें मैं एक छोटा सा ही किरदार कर रहा था। तो उसमें मैंने नीरज बालाजी के उनसे बोला, सर कि मैंने कहा आगरा के उस पर बेस पर है, तो मैं क्या आगरा की जगहों का नाम ले दूं इसमें? तो उन्होंने बोला कैसे? तो रावण का डायलॉग था कि अबे तू हर बार गदा मार के मेरा कुछ ना कुछ तोड़ देता है, संभल के रिहर्सल किया कर। तो मैंने उसको बोला 8 और 8 16, माय नेम इज दीपक गोला। बेटा ज्यादा कुछ बोला ना तो पहुंचा देंगे छिपी टोला और कटवा देंगे आगरा के मंटोला, बेटा याद करोगे दीपक गोला ही गोला। तो भाई उस डायलॉग से जरासे से ये सोचो एकता कपूर जी तक आवाज पहुंच गई, मानोगे आप? क्योंकि उन्होंने जो क्रिएटिव थी उन सबने नंबर लिया कि क्योंकि नया नया शो स्टार्ट हो रहा था, और सबने बोला कि इनको डालो। जो आप समझ सकते हैं जब रामलीला होती है तो लोग जूनियर आर्टिस्ट बहुत होते हैं, सभी लोगों ने मुझे बोला भाई क्या डायलॉग बोला यार, क्या बिंदास डायलॉग बोलता भाई तू यार, बहुत ऊपर जाएगा भाई। अभी मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगा कि मेरे को भोजपुरी नहीं आती, और भोजपुरी में मुझे काफी ऑफर मिले, और मैं भोजपुरी करना नहीं चाहता था क्योंकि बजट कम रहता था। लेकिन मुझे ये माही फिल्म किया मैंने, काफी बजट की फिल्म है, और मुझे इन्होंने 2 सीन दिए। एक तो कॉमेडी का जो आगरा में शूट हुआ, दूसरा कि एक हादसा होता है हीरो के साथ, वो मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है। तो क्योंकि फिल्म देखेंगे आप तो शायद मेरा सीन रहेगा तो आप देख पाएंगे कि मैंने क्या किया। तो वो रोने का सीन था, तो डायरेक्टर सर ने बोला कि दीपक जी इसमें आप अपना सिर्फ डायलॉग नहीं बोलना है, आपको सिर्फ चेहरे के हाव भाव दिखाइएगा। क्योंकि मैं लखनऊ बुलाया था उन्होंने, दूर से आया हूँ और डायलॉग नहीं बोलूँ तो बेकार है। तो उन्होंने बोला कि चलिए बोलिए क्या बोलिएगा। जब मैंने वहाँ डायलॉग बोला अपनी तरफ से रोते हुए, उन्होंने बोला कि ग्लिसरीन ले लो। मैंने कहा नहीं सर आप ऐसे ही कीजिए। बोला नहीं ले लो, फिर मैंने ली। जब मैंने जो सीन किया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने वर्षों के बाद भी मेरे लिए डायरेक्टर सर ने तालियां बजाई, पूरे सेट पे तालियां बजी, और जितने लोग थे प्रोड्यूसर साहब भी मेरे पास। अगर दीपक जी आपके अंदर टैलेंट है दूर दूर तक दिख ही जाता है, आपका जो प्रकाश है, आपके जो, जैसे कि आपने भी जिक्र किया था कि वो एक तमम तक आपकी बात पहुंची थी। बस सारे लोगों ने, उन लोगों ने डायरेक्शन टीम से लेकर क्रिएटिव और सारे सभी लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन उसमें हो नहीं पाया था। जैसे दीपक जी आप जब अब पीछे मुड़कर देखते हैं कि आप कहाँ से आपने शुरुआत की थी और आप कहाँ पहुंच गए, तो आपको कैसा महसूस होता है? भाई सच बताऊं, मेरे को रोना जब मुकाम बनाया, और जब मुझे लोगों ने जो मांगा देने को तैयार थे, और जब मैं वहां से बैक मार के आया अपने घर वालों ने के कहने पर, तो रोना आता। आप समझ सकते हैं कि जहां आपके लिए लोग खड़े रहते हैं कि सर चाय कॉफी लेंगे या क्या लेंगे, और वहां फिर वो दूसरा बंदा अपने दुकान पर वर्क करता है, तो कैसा लगता है? तो ये आपको कितना सच या कितना सपना सा लगता है कि आप आज इस मुकाम पर हैं? सच बताऊं, मैं तो वापस आने वाला था मुंबई से, क्योंकि 3 महीने के अंदर सब कुछ, अपना पैसा खत्म हो गया था। माता रानी मेरी बहुत सुनती है, उन्होंने सुना और मेरे को जो लागी तुझसे लगन शो दिया, तो उसे मैं सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ता गया, और फिर लोगों ने जाना, यहाँ तक कि जो जिन प्रोडक्शंस में कॉमेडी शोज में मैं जाना चाहता था, उन लोगों तक ने बोला कि दीपक जी अब हम आपको नहीं जाने देंगे, किसी बाहर मत जाइए, हमारे इतने शो बनेंगे, आप कहीं नहीं जाइए। और सोचिए मैं जहाँ पहुंचना चाहता था वहां पहुंचने के बाद लौट के आ गया। आपने इतने सारे सीरियल्स में काम किया, इतने सारे एड में काम किया, तो और आपने बहुत अच्छा काम किया दीपक जी। अगर हम जानना चाहें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो वो कौन कौन से, आप किस किस में काम कर रहे हैं, अगर कुछ उनके बारे में बताएं। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात कि मैं झूठ नहीं बोलता कि प्रोजेक्ट तो अभी मेरे पास कोई नहीं है, बस दिमाग में चलते रहते हैं। और मैं पहले सोचता था कि कपिल शर्मा की तरह मैं अपना एक कॉमेडी गोला शो स्टार्ट करूं, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं तो भविष्य में मैं जरूर करता। मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी थी उसके लिए, एक चैनल से बात भी हुई थी, और सारी टीम तैयार हो चुकी थी, लेकिन लास्ट टाइम पर जो चैनल वाले थे उनको हार्ट अटैक आ गया, या ऊपर वाला चाहता था कि दीपक के साथ नहीं करना है या आपको नहीं करना है। तो लेकिन भविष्य में कभी हुआ तो मैं जरूर करूंगा। मैं अपने टैलेंट के बारे में बता पाऊंगा कि जब से मैं फेसबुक से जैसे आप लोगों से जुड़ा हूं,
और जब से मैं मिमिक्री भी करने लगा हूँ, और पहले नहीं करता था, मैं अपना वही करता था। जैसे अभी मैं बैठे बैठे रैप सॉन्ग भी बना सकता हूँ, जी तो ऊपर वाले ने उसको थोड़ा सा दिया हुआ है। दीपक जी, जैसे हम आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप वहाँ पे डांसिंग के या फिर डायलॉग्स के वीडियो डालते रहते हैं, ये शॉर्ट वीडियोस, तो आपको लगता है इनसे एक्टिंग में आपके निखार आता है या फिर कितने जरूरी हैं ये एक एक्टर के लिए? मैं बताऊं कि जैसे आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो आप ऐसा कीजिए, आज तो बड़े बड़े एक्टर आप देखिए सभी सोशल मीडिया पर हैं, मतलब उन्हें जैसे भी टाइम मिलता है वो वहां आ जाते हैं, वहां से इनकम कर रहे हैं भाई। पर एक बात कहूंगा, मैं कितनी भी इनकम कर लूं, मेरे हाथ से पता नहीं क्यों पैसा भाग जाता है, और सोशल मीडिया पर मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये है, जैसे मैं अपना इंस्टाग्राम पे, मेरा दीपक गोला ऑफिशियल के नाम से है, उस पर भी मेरे ज्यादा फॉलोवर नहीं है, और मैं अभी एक ही बार उस पर लाइव आया था, टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन मेरा क्या है कि जैसे मैं किसी से वादा कर देता हूँ, तो वो वादा नहीं तोड़ना चाहता। अगर मैंने किसी से डन कर दिया तो मुझे वो करना है कैसे भी। अभी भी मैं आपके लिए बहुत काफी दूर था। सबसे बड़ी बात कि आपको दिन में कॉल करके बताना चाहिए था कि दीपक जी आज हम कर रहे हैं, या आपका पोस्टर डाला हुआ है, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि याद रहता है काफी। आप भी समझते हैं फोन वगैरह, और जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ तो उसमें भागम भाग रहे। चलिए दीपक जी, मेरे पास आपके लिए भी कुछ क्विक फायर राउंड है जिसमें आपको एक शब्द में आंसर देना है। तो अगर हम बात करें आपके फेवरेट एक्टर की, ऋतिक रोशन। सेलिब्रिटी क्रश, कुछ नाम बताओ। कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी। और आपके कोई फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी जो बचपन में आपकी अभी तक यादों में शामिल हो? मेरी एक है जो मतलब जिस उस पर अगर मैंने भविष्य में सोचा था कि कभी कुछ बनाएंगे, तो एक है कि जैसे मैं बचपन में मैं और मेरे दोस्त वगैरह गली में खेल रहे थे, तो एक फिल्मी स्टाइल में ही एक हमारे गुप्ता जी थे, उनका मकान बन रहा था, तो वो अपने उसको बेलदार को काफी डांट रहे थे, और तुमने ये नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, और तुझे आज की भी झाड़ी नहीं दूंगा, ये कर दूंगा, और अब गलती हुई तो ध्यान रखना। तो वो बेचारा रोता हुआ लगी, ठीक है बाबूजी ये, और हम नीचे से उसे देख रहे थे क्योंकि वो एक मंजिल पर मकान बन रहा था, तो वो डांट डूट के गुप्ता जी चले गए, उसको हम नीचे खड़े थे। तो वो जो बम्बू होते हैं या बल्ली, जो भी आप समझते हैं, क्या आपके उधर बम्बू बोलते हैं या हमारे इधर बल्लियां बोलते हैं उसको, तो वो नीचे उतार रहा था इस तरीके से, और मैं पागल की तरह ऐसे मुंह फाड़ के खड़ा था, और वो उतार रहा था, मैंने उसकी बल्ली पकड़ ली, वो मेरे को नीचे से देख रहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे, उसने बोला हाँ ऐसे नीचे रखेगा ये। नीचे उसने मेरे को, जब उसके हाथ से छूट गई, जब मैंने इधर देखा उधर देखा, मैं लेके भाग गया और लेके भाग गया, और वो चिल्लाना चाह रहा है लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा क्योंकि मालिक चिल्लाएगा। और सोचिए कितनी हंसी होगी कि मैं भाग रहा हूँ और मैं चिल्लाना चाह रहा हूँ, और ऊपर से रो भी रहा है, और वो कि मतलब क्या होगा। मेरी तो ये बल्ली लेकर भाग गया, और मैं जब बल्ली को लेकर भाग गया, और वो बेचारा झांक रहा है, और मैं बात है हम कॉमेडियन है, और जैसे सबसे बड़ी बात खूबी ये होती है कॉमेडियन में कि दूसरा कोई उसे हंसाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है कि मैं हंसाऊं, तो जो हमें हंसाता है वो हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट। वैसे कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और हंसाने वाला खुदा के बराबर होता है, भगवान के बराबर होता है। नहीं नहीं, ये एक से एक पड़े हुए हैं लोग, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस कोशिश की मैंने, और जो मैंने कोशिश की, मुझे जहाँ तक जाना था, मुझे कभी गम नहीं रहेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया ऐसा नहीं किया, और परिवार मेरा खुश रहे, उससे बड़ी बात कोई नहीं। दीपक जी, आप ज्यादातर ऐसे हंसी मजाक वाले किरदार निभाते हैं, कॉमेडी करते हैं, तो कॉमेडी में आपके रोल मॉडल कौन है जिन्हें आप फॉलो करते हैं? इसमें तो मैं यही कहूंगा, अपने जॉनी लीवर साहब हैं, और राजपाल यादव जी भी, और अब तो मेरे बाल बाल उड़ गए हैं, राजपाल यादव जैसा ही लगता था मैं, दीपक हाइट भी उन्हीं के बराबर। आप सबको इतना हंसाते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है? बस डर यही लगता है कि परिवार मेरा मुझसे कभी ना बिछड़े। अगर आपके हाथ में एक दिन के लिए ये पावर आ जाए कि आप कुछ भी बदल सकते हैं, तो वो क्या चीज होगी जिसमें आप बदलाव करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात देखिए, लोग कहते हैं मैं दुनिया बदल दूंगा, ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा जिसमें मेरा परिवार खुश रहे, और उसके लिए सारी दुनिया बदले। मैं कहूँ कि नहीं मैं उसके लिए ये करूंगा, मैं नेता बन जाऊंगा, मैं पीएम बन जाऊंगा, कुछ नहीं बनना मुझे, ना मुझे ख्वाहिश है कि सबसे ज्यादा मुझे मिल जाए, मुझे बस इतनी ख्वाहिश है कि भगवान मुझे इतना दे कि मैं परिवार को खुश रखूं अपने को, और मैं खुश रखूं, मेरे को दुख ना मिले, और मुझे ना कोई दुखी आदमी दिखे, क्योंकि मैं उसे देखता हूँ तो मैं दुखी होने लग जाता हूँ, यार ये क्या है। तो मैं तो भगवान से कहता हूँ कि मेरे आसपास जितनी आए सारे लोग खुश हों, कभी दुखी ना हो। जैसा आपका मिजाज है, आपके साथ रह के तो कोई दुखी हो ही नहीं सकता है, और आप जिस प्रकार के किरदार निभाते हैं या फिर जैसे आप रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपका परिवार ही आपके साथ हमेशा खुश रहता होगा। बस यही है कि देखिए, परिवार सबसे बड़ी बात है कि पैसा होता है तभी खुश होता है, क्योंकि परिवार से ही आप सारी चीजें खरीद सकते हैं, मतलब साड़ी तो नहीं खरीद सकते,
लेकिन इंजॉय वाली चीजें खरीद सको। तो परिवार आज आपको पता है कि जैसे आज आपने मान लीजिए कि कभी उनका बर्थडे मना लिया तो कभी होटल ले गए, उस सारी चीजों के लिए कि गाड़ी ले ली आपने, तो ऐसी चीजें मेरे पास नहीं है। ये सारी चीजें पैसे से आती हैं और परिवार उसी से खुश रहेगा कि होटल जाओ, वहां जाओ, पता लगे कि आपके पास पैसा नहीं, होटल जा रहे हो, मकान भी बिकवा दोगे, क्या फायदा। चलिए दीपक जी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने इतने अच्छे अच्छे और यादगार किरदार निभाए हैं, तो उनके लिए आपको शुभकामनाएं और आपके आने वाले हर प्रोजेक्ट के लिए आपको शुभकामनाएं। बिल्कुल, थैंक यू राज भाई जो आपने मुझे टाइम दिया।